इजी रहता है क्लेम लेना फाइनली? जेन्युइन क्लेम में कभी कोई कंपनी दिक्कत नहीं करेगी। कोई भी कंपनी कभी नहीं चाहती कि मेरा क्लाइंट जाए। फॉर प्राइवेट कार्स, तो प्राइवेट में वो घर ले आए और हाँ, प्राइवेट में that is okay. कोई दिक्कत नहीं है ओके, until and unless loss is major। बहुत ज्यादा लॉस है या किसी की डेथ हो गई है, then never remove the नेवर एवर vehicle from the spot। अगर आप कोई टू व्हीलर लेते हो या फोर व्हीलर लेते हो तो थर्ड पार्टी रिस्क करना कवर जरूर रहेगा। तो टू व्हीलर में आज की डेट में आपका 5 साल कवर कर लेते हैं, पहले से ही आपसे पैसे ले लेते हैं। इफ यू आर ट्रैवलिंग, अगर हम एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाइए। वो कैसा रहता है सर, उसके बारे में? ट्रैवल इंश्योरेंस लेके चलना जरूरी है एज पर लॉ। आप इंडिया से बाहर चलेंगे सपोज, वहां आपको कोई दिक्कत आ गई, यू हैव टू पे इन डॉलर्स, तो अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस ले रखी है तो आप उसको रियम्बर्स तो करा सकते हो। नमस्कार, खुशामदीद, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे शो एक्कोज एंड एजेस में। आज एक्कोज जब हमारे पास आई, हमें बोला अरे भाई इंश्योरेंस तो करा लो, मैं भी करा रहा हूँ। हमने कहा ठीक है, तो हम मिले हमारे ही गेस्ट रमन मदान जी से। स्वागत है आपका रमन जी, थैंक यू हमारे शो में। आज हम आपसे इंश्योरेंस को लेके काफी बातें करने वाले हैं। मोस्ट वेलकम सर। हमें कोशिश है कि आपको जवाब दूं। जरूर, हमें ये बताइए इंश्योरेंस होती क्या है और इसकी थोड़ा हिस्ट्री के बारे में। देखिए, इंश्योरेंस की हिस्ट्री तो निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसका प्रूफ ही नहीं है। कहते तो ये है कि ये 3,000 साल पुराना कंसेप्ट है, बट प्रूफ नहीं है जी। अगर जहाँ तक इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये भी एक रिकॉर्ड है कि 1818 में जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का काम शुरू हुआ और अनटेल इंश्योरेंस के नाम से, लेकिन प्रूफ कहीं नहीं। कहीं पुराने रिकॉर्ड्स में मिल सकता है, बट एक्चुअली जो आज की कंसेप्ट है, जो करंट में देख रहे हैं हम, तो 1956 में LIC ऑफ इंडिया गठित हुई। तब इंश्योरेंस शुरू हुई और जनरल इंश्योरेंस जो है वो 1971 में जो प्राइवेट कंपनियां छोटी छोटी थी उनको मिक्स करके गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर कंपनीज बना दी 4। तो तब से जनरल इंश्योरेंस नज़र में आनी शुरू हुई लोगों की, आम लोगों की। लेकिन उससे पहले जो भी था वो छुटपुट बनिया दुकान टाइप चलता था ये काम। अच्छा, हाँ। तो इसमें भी क्या इंश्योरेंस वाइज भी सेगमेंटेड है, अलग अलग चीजें होती हैं? हाँ, देखो इंश्योरेंस में क्या है, पहले टाइम में तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट गिने जाते थे, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में सिर्फ और सिर्फ आदमी की डेथ हो गई तो क्लेम मिल जाएगा, या पॉलिसी का पीरियड पूरा हो गया तो आपने जो पॉलिसी ली है उसमें क्या इंटरेस्ट बना वो पैसा आपको मिल जाएगा। रेस्ट ईच एंड एवरीथिंग वाज कवर्ड इन जनरल इंश्योरेंस। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है, स्कूटर की इंश्योरेंस है, घर की इंश्योरेंस है, ये सब चीज़ें जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। अब इसी में एक अलग से सेक्टर निकाल दिया गया, हेल्थ इंश्योरेंस। कुछ एक कंपनीज खाली इंडिविजुअल हेल्थ ही करती हैं, वो बाकी जनरल इंश्योरेंस के किसी भी पार्ट को नहीं छोड़ती, सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही करती हैं। तो वो भी कुछ कंपनियां अलग से लाइसेंस लेके इंडिया में काम कर रही हैं, तो वो भी काम अलग हो गया। तो ये 2 की जगह 3 सेक्टर हो गए। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। ओके। जनरल इंश्योरेंस में आप किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस करवा सकते हो। जनरल इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनी है सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, बट कुछ स्पेशलाइज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी अलग से फील्ड में है। ओके, तो पहले हम जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं। डिटेल में अगर हम समझना चाहें तो जनरल इंश्योरेंस में होता क्या क्या है? देखो, आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस, अपने घर की इंश्योरेंस, आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी, दुकान की इंश्योरेंस, फायर, थेफ्ट, बर्गलरी, कुछ भी लाइफ को छोड़ के। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मैं चल रहा हूँ, किसी ने गाड़ी ने मुझे हिट कर दिया, डेथ हो गई, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में आप कवर हो सकते हो। उसके कारण हॉस्पिटलाइज हो गए तो भी आप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में कवर हो सकते हो। सिर्फ लाइफ रिस्क कवर को छोड़ के यू कैन इंश्योर ईच एंड एवरीथिंग इन जनरल इंश्योरेंस। ओके, तो इसमें जैसे आपने कहा थेफ्ट,
एक्सीडेंटल, मोटर इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सब कवर होता है। जी। तो इसके कुछ आप हमें जैसे प्रोज एंड कॉन्स का बताइए, क्या रहता है? नहीं देखो, हर गाड़ी की इंश्योरेंस करने के लिए अगर आप देखोगे जी तो पहले तो ये होता था कि हर साल मुझे इंश्योरेंस करवानी थी अपनी ठीक है। गाड़ी की। जी जी लेकिन अब पिछले कुछ 5-7 साल से सिस्टम चेंज हो गया, जी क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की मेंटालिटी ये हो जाती है कि एक बार टू व्हीलर ले लिया हम्म, तो जो डीलर ने इंश्योरेंस काट दी, दे नेवर गो फॉर इंश्योरेंस। ओके। अब गवर्नमेंट ने 5-7 साल पहले एक ला दिया कि अगर आप कोई टू व्हीलर लेते हो या फोर व्हीलर लेते हो तो थर्ड पार्टी रिस्क करना कवर जरूर रहेगा। तो टू व्हीलर में आज की डेट में आपका 5 साल का वो रिस्क कवर कर लेते हैं, पहले से ही आपसे पैसे ले लेते हैं। हम्म, तो आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसी टू व्हीलर परचेज करते हुए मिलती है, उसमें आपके टू व्हीलर का जो कवर है वो 1 साल का, लाइबिलिटी कवर जो थर्ड पार्टी पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं वो 5 साल का है। तो अगर आप कवर नहीं भी लेते हो, अनफॉर्चुनेटली किसी को हिट कर गया जो थर्ड पार्टी क्लेम में जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे दैट क्लेम ऑन दैट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट को एक सिक्योरिटी मिल गई कि अगर कोई कोर्ट के थ्रू क्लेम सेटल होता है तो आदमी को पे नहीं करना, या बंदा मिला या नहीं मिला ट्रेस करना, तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम पे होगा। ओके। सेम चीज़ कार में 3 साल के लिए कर दी, अच्छा। जो पहले 1-1 साल की थी। बट सॉरी टू से कि आज भी अगर आप देखोगे ना तो मेरे ख्याल से मोर देन 70% टू व्हीलर्स दिल्ली के इंश्योर नहीं होंगे। ओह, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। कोई भी नहीं देखता, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं, अरे यार ये ब्लॉक में तो चलना है मुझे, हाँ। मैं बाहर जाता ही नहीं हूँ, जी। दूर कहीं जाता ही नहीं हूँ, मेरी रेडियस 1-1.5 किलोमीटर का है। राइट। रेडियस 1-1.5 किलोमीटर का, अनसर्टेनिटी कब आ जाएगी, आपके घर से निकलती आ जाए, बिल्कुल उस समय क्या करोगे? तो बिल्कुल। वो 1000-1200 रुपये का प्रीमियम बचाने के लिए आप अपने ऊपर कितनी बड़ी लायबिलिटी लेके चल रहे हो नहीं पता। बिल्कुल बट एवरीबॉडी थिंक्स कि मुझे क्या हो रहा है। जी। ये मेंटालिटी हमारी इंडियन मेंटालिटी में रहती है। लॉस करती है। बिल्कुल। थर्ड पार्टी को आप थोड़ा सा डिटेल में समझा पाएंगे? Sure. थर्ड पार्टी और मेन, जिस हिसाब से देखो, आपने बताया। इंश्योरेंस में 3 सेगमेंट हो गए आज की डेट में, ठीक है। ओन डैमेज, अच्छा थर्ड पार्टी एंड एड ऑन कवरेज। अच्छा तीनों को मैं डिफाइन कर देता हूँ। जी। ओन डैमेज ये है कि मैंने आज गाड़ी खरीदी, हम्म, इंश्योर्ड है फुली, ठीक है। मेरी गाड़ी कहीं हिट हो गई, ओके। गाड़ी का कोई नुकसान हो गया, ठीक। तो वो ओन डैमेज गिना जाएगा। अच्छा। वो इंश्योरेंस कंपनी अपना लॉस असेस करेगी, उसका सर्वेयर आएगा, वो जितना भी असेस करेगा वो आपको पेमेंट मिल जाएगी। या तो कैशलेस ही हो जाती है, आज तो 99% कैशलेस ही होती है। आप डीलर के पास गाड़ी खड़ी करो, डीलर अपने कंपनी को इंटीमेट करेगा, आपसे क्लेम फॉर्म साइन कराएगा KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ, पॉलिसी के साथ, वो कंपनी को इंटीमेट कर देगा, कंपनी का सर्वेयर डीलर के स्पॉट पे आएगा, वहाँ देख के कर देगा। ये चीज़ सिर्फ प्राइवेट कार्स में है। कमर्शियल में क्या है कि अगर लॉस मेजर है तो आपको फ्रॉम द स्पॉट कंपनी को इंटीमेट करना है, उसी जगह से। उसी जगह से। ओके। आप अपनी गाड़ी को मूव नहीं कर सकते, अच्छा। क्योंकि कमर्शियल व्हीकल में लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बड़े चांसेस होते हैं। ओके। तो वहाँ सर्वे स्पॉट सर्वे करता है कि एक्चुअली ये लॉस यहाँ हुआ है, ओके। तो इसलिए वो नहीं मूव कर सकते। अब दूसरा पार्ट आता है इसका थर्ड पार्टी। राइट। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है कि मैं अपनी गाड़ी लेके चल रहा हूँ, मैंने किसी को हिट कर दिया, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई या वो हॉस्पिटलाइज हो गया। अब डेथ होगी तो उसकी फैमिली, मेरी गाड़ी तो बंद होगी एज पर लॉ। मुझे कोर्ट में अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए या अपने आप को फ्री करने के लिए अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी देनी पड़ेगी। अब उस बंदे की लायबिलिटी क्या है, उसके फैमिली क्या है, उसकी लायबिलिटी इनकम शो करती है, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट क्लेम सेटल करती है। वो जितना भी क्लेम है वो थर्ड पार्टी लॉस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी पे करके जो भी कोर्ट सेटल करेगी, वो क्लेम कोर्ट से ही सेटल होता है, कोई डायरेक्ट कंपनी नहीं सेटल करती। वट एवर द डिसीजन ऑफ कोर्ट इज दैट विल बी पेड टू द नॉमिनी ऑफ द दैट पर्सन। अब तीसरी चीज जो नई ऐड होगी थोड़े टाइम से, करीबन मान लो 18-20 साल से, जो पहले नहीं थी, दैट इज कॉल्ड एड ऑन कवरेजेस। अच्छा। एड ऑन कवरेजेस में क्या है, जैसे आज मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस है तो उसमें कोई भी गाड़ी कितनी पुरानी है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन कॉस्ट कटती है। प्लास्टिक पार्ट डे 1 से 50% कवर होता है,
मेटल पार्ट्स की डेप्रिसिएशन एज वाइज कटती जाती है, लेकिन अगर मैंने जीरो डेप पॉलिसी ले ली तो उसमें मेरी डेप्रिसिएशन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। वो 3 साल पुरानी है, वो 4 साल पुरानी है, उसका प्लास्टिक पार्ट टूटा है, कंपनी इज लायबल टू पे 100% क्लेम ऑफ दैट पार्ट, चाहे कुछ भी हो। चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, बट इट शुड बी एन एक्सीडेंट, डैमेज ड्यू टू एन एक्सीडेंट। ओके, ये नहीं कि आप हथौड़ा लेके मार दो, मैलिफाइड इंटेंशन, दैट विल बी प्रूव्ड, ये क्योंकि भी इम्पैक्ट हाँ, उसका जो इम्पैक्ट है वो प्रूफ कर देगा। ठीक है, सर्वेयर विल जस्टिफाई इट वेदर Right, इट इज एन एक्सीडेंट और इट इज ये डैमेज विद मैलिफाइड इंटेंशन। पता चल जाएगा। ये बिल्कुल पता चल जाएगा। आप कोई भी गाड़ी होगी, सर्वेयर का काम ही यही है, उसे असेस करना है कि वेदर इट इज ए जेन्युइन क्लेम और नॉट। Okay. दैट्स व्हाई मैं मोस्टली अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है कहीं, आज मॉडर्न टेक्निक है, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, इमीडिएटली क्लिक द फोटोग्राफ्स ओके, ऑफ द साइट। ओके, कल को अगर आपकी प्राइवेट कार है तो आपके पास प्रूफ तो है ना कि मेरी गाड़ी इस गाड़ी से लगी या ऐसे एक्सीडेंट हुई, प्रूफ है, नो वन कैन डिनाई इट। कमर्शियल है तो कंपनी आपको सर्वेयर भेजेगी असेस करने के लिए लॉस, कि यस इट मेट विद एन एक्सीडेंट एट दिस स्पॉट। मोस्ट ऑफ द कंपनीज, कुछ कंपनी तो आज की डेट में इतना भी कर दिया है कि आप कंपनी को कॉल सेंटर रिंग दो, दे विल सेंड यू ए लिंक, आप लिंक ओपन करो, उसके अकॉर्डिंग आप फोटो खींचते जाओ, वो फोटोग्राफ सीधे कंपनी को जा रहे हैं, आपकी स्पॉट हो गई। ओके, टू सेव द टाइम एंड गेट द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, ओके, ठीक है जी। अब जीरो डेप्रिसिएशन के साथ साथ आपको कोई डेप्रिसिएशन का चार्ज नहीं देना, और भी कहीं कवरेजेस नए नए आ गए हैं। रिटर्न टू इनवॉइस, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, अब आज मैं गाड़ी खरीदता हूँ उस पर 15 लाख की ऑन रोड मुझे पड़ती है, तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस जो है वो करीबन 11 लाख है। राइट, 11 लाख की है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, इंश्योरेंस का लॉ ये कहता है कि मैं 5% कम इंश्योर करूंगा, 55,000 रुपया कम की मैं वैल्यू इंश्योर करूंगा, 5% डे वन पे मैं डेप्रिसिएशन काट दूंगा आपकी गाड़ी की। ठीक है, लेकिन अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस ले रखा है और अनफॉर्चुनेटली वो गाड़ी चोरी हो जाती है उसी साल में, तो जितने की आपने गाड़ी खरीदी थी उतने पैसे आपको क्लेम के मिलेंगे, ओके, इंश्योर्ड वैल्यू नहीं। ओके, इंश्योर्ड वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट। अगर आपने आरटीआई या कुछ कंपनियां गैप वैल्यू देती हैं, जी, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम है, कुछ कंपनियां तो एनवीआर भी दे देती हैं, दैट इज न्यू व्हीकल रिप्लेसमेंट। आज मैंने गाड़ी ली 12 लाख की, ओके, दूसरे साल भी मैंने एनवीआर लिया, तीसरे साल भी मैंने एनवीआर लिया, तीसरे साल मेरी गाड़ी चोरी हो गई, ओके, अब उसी गाड़ी की कॉस्ट 15 लाख रुपया है आज, ठीक है, तो कंपनी इज लायबल टू पे 15 लाख फॉर दैट, ओके, नॉट 12 लाख जितने की मैंने खरीदी थी। आज की प्राइस देगी जो आज है न्यू व्हीकल रिप्लेसमेंट। तो ये अच्छा। डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट सेगमेंट्स बने हुए हैं, ये जो है कि कंपनी अपने हिसाब से डिज़ाइन करती है। अब इसके अलावा इंजन प्रोटेक्शन भी आ जाता है। आज लोग क्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या जगह जगह हो जाती है। अगर आपकी गाड़ी ने पानी सक कर लिया और आपने सेल्फ मार दिया तो आपकी गाड़ी का इंजन गया। जी, उसका रूल तो ये कहता है कि आप गाड़ी को पानी से बाहर बिना स्टार्ट किए निकालो, इस एंगल पे खड़ा करो ताकि पानी सिलेंसर से बाहर निकल जाए, या फिर आप उसका इंजन ऑयल का नट खोल दो, इंजन ऑयल निकल जाए, बंद करके नया इंजन ऑयल डाल दो, आपकी गाड़ी ठीक रहेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपका सेल्फ लग गया तो आपका इंजन खत्म है गाड़ी का। जी, 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 दैट इज कवर्ड इन इंजन प्रोडक्शन। ओके, ओके, तो ये चीज़ें नए एड ऑन फीचर्स कंपनी टाइम टू टाइम देती रहती है। कंज्यूमेबल आइटम, नट बोल्ट, इंजन ऑयल, ये सब उसमें कवर हो जाता है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो एड ऑन कवर देखते हुए ही मुझे पॉलिसी कोई भी परचेज करनी है तो मुझे ये देखना चाहिए कि जो मैं गाड़ी ले रहा हूँ उसमें मैं इंश्योरेंस लेते हुए क्या क्या कवर लेना चाहिए मुझे, ओके, और क्या मैं ले रहा हूँ, क्या कंपनी मुझे दे रही है। दे रही है। एनवीआर आपने जैसे बताया, हम इसी का चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये बेसिकली रिप्लेसमेंट इज मेनली रिलेटेड टू कॉस्ट। यस, इन्फ्लेशन कॉस्ट। इन्फ्लेशन कॉस्ट। यस। तो इसमें फिर अगर कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं या नहीं, थेफ्ट हो गया, ओनली इन केस ऑफ थेफ्ट, Only या in case ओनली इन of केस ऑफ थेफ्ट ओके, या टोटल लॉस ऑफ द कार। ऑफ द कार। इट इज Okay. मेजर एक्सीडेंट, बिल्कुल जीरो हो गई कार, जी, डिब्बी बन गई, क्रश्ड हो गई, राइट, तो वो नहीं कार देगी, एनवीआर देगी आपको। ओके, ओके। तो इसमें
अभी हम जैसे गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो दैट इज ओवरऑल कवरेज में टायर्स और ये टायर सब प्रोडक्शन सब मिल जाती है, सब मिल लेकिन जाता टायर प्रोडक्शन में क्या है कि आपको टायर्स के नंबर भी मेंशन करने पड़ते हैं। अच्छा। एट द टाइम ऑफ क्लेम वो नंबर, वो टायर चोरी हो जाना, हम्म। अगर आप नहीं करते हो तो टायर 50% कवर होता है चोरी अच्छा। में, ओके। अदरवाइज नहीं है। नहीं। अगर आप ठीक है। टायर प्रोडक्शन लेते हो तो 100% कवर हो जाएगा, लेकिन उसमें भी वो ये देखेगा कि डेप्रिशिएट कितना हुआ है। हम्म। आपका टायर एक फटा है अगर, तो वो दूसरे 7 साल टायर को भी देखेगा वो कितना घिस चुका है, ठीक है। उतनी डेप्रिशिएशन काट के कंपनी आपको क्लेम पे कर क्लेम। देगी। कोई केस आपको याद हो विद इन द व्हीकल? मेरे पास अभी पीछे एक केस आया था, एनवीआर का केस था। ओके। इट वाज फ्रॉम जयपुर। जी। इनोवा गाड़ी थी जो तीसरे साल में दिल्ली से मोती नगर से चोरी हुई थी। अच्छा। तो तीसरा साल अभी ख़त्म नहीं हुआ था, एनवीआर चल रही थी, तो उस गाड़ी का परचेज प्राइस से ज़्यादा क्लेम मिला था, सिर्फ कि एनवीआर ओह, उसमें ऐड था, added पॉलिसी था। पॉलिसी में ऐड था। राइट। तो कंपनी की लायबिलिटी बन गई। आज की जो रेटिंग है हम्म। वो मिली, वो मिली। जो आज ऑन रोड प्राइस है। सो इफ वी टॉक अबाउट, अभी जनरल इंश्योरेंस पे ही रहते हैं, गेटिंग द इंश्योरेंस डन, बट उसका क्लेम, उसमें कुछ इजी रहता है क्लेम लेना फाइनली? कभी क्लेम लेने में आपको, जेन्युइन क्लेम में कभी कोई कंपनी दिक्कत नहीं करेगी। ओके। किसी भी कंपनी में आप इंश्योर्ड हो, कोई भी कंपनी कभी नहीं चाहती कि मेरा क्लाइंट जाए। ठीक है। क्लेम लेना कहते मैंने पैसा लिया है, आई एम लाइबल टू पे द क्लेम, राइट। ठीक है ना। लेकिन जहां बंदे मैलिफाइड इंटेंशन से क्लेम लेने की कोशिश हाँ, करता है, हाँ। तो दैट इज द जॉब ऑफ द सर्वेयर सर्वे। कि he has to justify whether it is malified with claim with malified intention or it is a genuine claim. जनरल। If it is genuine claim, कोई कंपनी रिजेक्ट नहीं करेगी ओके। आपको। मतलब आज की डेट में तो ये है कि आपने गाड़ी खड़ी कर दी डीलर के पास, आपका काम हो गया, बट इट शुड बी जेन्युइन क्लेम। ओके। दैट्स व्हाई आई सेड इन फर्स्ट कि आपके पास फोन है, आप फोटोग्राफ क्लिक कर लो, क्लिक कर आपके पास प्रूफ है। तो That's all. ऐसे केस में फॉर प्राइवेट कार्स हम्म। तो क्या ये भी हो जाता है कि वो जैसे कमर्शियल में तो आपको वहीं रहना पड़ेगा, तो प्राइवेट में वो घर ले आए और हाँ, प्राइवेट में that कोई is okay. कोई दिक्कत नहीं है, ओके। until and unless loss is major। मेजर। ओके। बहुत ज्यादा लॉस है या किसी की डेथ हो गई है, देन नेवर रिमूव द नेवर एवर व्हीकल फ्रॉम द स्पॉट। ओके। ओके। इसके बाद अगर हम जाएं नेक्स्ट लेवल पे, ये भी शायद जनरल इंश्योरेंस का ही होगा, लाइक थेफ्ट और इस तरह की चीजें जो होती हैं, या ऑफिस में आग लग गई, देखो इस तरह के केसेस में क्या रहता है? देखो अगर आपने ऑफिस को इंश्योर करा रखा है जी। तो उसमें पूरी सेगमेंट की वाइब्रेशन देनी चाहिए आपको ओके। कि मेरे पास इतने का फर्नीचर फिक्सचर है, ठीक इतने, है। जैसे आपका स्टूडियो है, मेरे पास इतने कैमरे हैं, ओके। इतने की मेरी लाइटिंग्स है, ठीक है। इस कैमरे की कॉस्टिंग क्या है, आपके पास बिलिंग होनी चाहिए, बल्कि All उसको ऑन रिकॉर्ड bifurcations पूरी। पूरे एसेट्स की लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। ओके। और जब आप इंश्योर कराते हो तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखो कि इसमें कोई चीज़ छूट तो नहीं रही। राइट। प्रीमियम जरूर आपकी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा, जी। आपके कितने एसेट्स हैं, कितनी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज हैं, कितने महंगे कैमरे हैं, जी। या घर में फर्नीचर फिक्सर किस तरह का है, हम्म। उसकी भी कॉस्टिंग काउंट करोगे आप, बिल्कुल। कितना पुराना है, बिल्कुल। आज इसकी कॉस्टिंग क्या है। हम्म। भाई मैंने 4 साल पहले खरीदा था, अगर ये कैमरा 20,000 रुपये का सपोज, जी 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 आज जी। इसकी कीमत 40,000 रुपये है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बट नेचुरल मेरी, अगर मुझे परचेज करना पड़ेगा तो मुझे 40,000 खर्च करना पड़ेगा, हाँ, जो मैंने 20,000 में खर्च करके काम वो चला बढ़ रहा गया था, है। हाँ, मेरी राइट कॉस्टिंग बढ़ गई, राइट तो उस चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा आपको। राइट राइट। हाँ जी। एक चीज हम जो ये देखते हैं, इफ वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम एयरपोर्ट से जा रहे हैं या हम चलिए कहीं ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया में या अब्रॉड, वहाँ भी कहते हैं आप ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाइए, या अब्रॉड जा रहे हैं तो आप अपने साथ इंश्योरेंस बिल्कुल जरूरी है। वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम का है, वो कैसा रहता है सर, उसके देखो, बारे में? ऐसा होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेके चलना जरूरी है एज पर Okay. लॉ। अच्छा। कुछ लोग नहीं भी लेते, नहीं भी लेते। जी। छोटे मोटे टूर के लिए। होता क्या है, ट्रैवल इंश्योरेंस, आप इंडिया से बाहर चले गए सपोज, जी। वहाँ आपको कोई दिक्कत आ गई, ओके। आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया, राइट यू हैव टू पे इन डॉलर्स, राइट राइट। राइट। तो अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस ले रखी है तो आप उसको रीइंबर्स तो करा सकते हो। आपको सिर्फ एक उसके टोल फ्री नंबर पे बेल देनी है, दैट दिस पर्सन इज एडमिटेड ड्यू टू दिस रीजन इन दिस हॉस्पिटल। आपको हॉस्पिटल दे देगा, आप अपना आके क्लेम ले सकते हो।
अगर उस टाई अप वहीं का लोकल है उसका, तो वो वहाँ कैशलेस भी करा देते हैं। दूसरा आपका लगेज है, हम्म आपका प्लेन में लगेज मिसप्लेस हो गया, यस यस डैमेज हो गया, राइट you have to get issue a certificate, get the photographs, send it to the company, intimate the company immediately at ओके a toll free number और send a mail। राइट आपका काम हो जाएगा, आपको क्लेम मिल जाएगा। बट उसमें क्या है कि पॉलिसी लेते हुए आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले रहा हूँ। मेरी फ्लाइट टाइम से पॉलिसी शुरू हो जानी चाहिए, मेरे लैंडिंग टाइम तक खत्म होनी चाहिए, लैंडिंग टाइम के बाद जो वापस आने तक। ओके इस पीरियड की मेरे पास पॉलिसी होनी चाहिए। मेरा यहाँ से फ्लाइट उड़ने से पहले जी और लैंड करने के बाद तक की मेरे पास पॉलिसी होनी चाहिए। वंस ये कह सकते हैं कि मैंने वापस आया, एयरपोर्ट एग्जिट कर दिया मेरा वो हाँ, लेकिन क्या होता है कि कंपनी ने एक रूल बना रखा है, 7 डेज और 10 डेज की पॉलिसी देती है। ठीक है अब मेरा टूर 7 दिन का है, मेरी कंपनी 10 दिन की पॉलिसी देती है, डजंट मैटर। doesn't मैं matter एक दिन पहले से लेकर एक दिन बाद तक ही है, मेरा काम हो गया, मैं आ गया, मेरे लिए खत्म है, चाहे वो एक दिन एक्स्ट्रा चले या ना चले। बट वो कंपनी ने बना रखा है कि मैं 10 दिन की पॉलिसी दूंगा या मैं 20 दिन की पॉलिसी दूंगा। मैक्सिमम लिमिट इज 6 मंथ। अच्छा उससे ज्यादा फिर सबसे ज़्यादा सिर्फ स्टूडेंट को मिलती है फॉर 1 ईयर ओके। ट्रैवल इंश्योरेंस। तो ये तो फिर वैसा नहीं हुआ सर के 6 मंथ्स, बट इसकी जैसे 6 और months ड्यूरेशन, और आप 15 दिन के लिए जा रहे हो या हाँ। 20 दिन के लिए जा रहे हो, उतने दिन की ले लो। ठीक। मैक्सिमम लिमिट इज 6 मंथ। अच्छा अच्छा ठीक है ड्यूरेशन तो आपकी उसके चलेगी 15 दिन, 22 दिन, महीना, हाँ जितना आपने घूमने जाना है, जिस कंट्री में जाना है। क्योंकि यू हैव टू मेंशन दैट कंट्री। ओके राइट यूएसए एंड कनाडा चार्जेस आर हायर, रेस्ट इज ऑल ऑफ इट मोर और लेस सेम। वो फिर कंट्री टू कंट्री वेरी नहीं करेंगे ना, वो सबका सेम रहेगा। Same यूएसए कनाडा हायर रहेगा एज पर इंडियन कल्चर। अच्छा कुछ कारण इसका कुछ कारण कोई खास नहीं है, बट उन्होंने यूएसए कनाडा का रेट ज़्यादा रखा हुआ है ओके ठीक ठीक क्योंकि लोगों का कनाडा में इंडियंस का कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। यूएसए में क्योंकि डॉलर का रेट डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, राइट तो इसलिए डॉलर को मैनेज करने के लिए थोड़ा रेट ज़्यादा लिया। रेट ज्यादा है। हाँ जी। कॉर्पोरेट्स जब अपना जीआईसी कराते हैं जनरल इंश्योरेंस वगैरह, तो वो भी कुछ खास ध्यान रखते हैं। मैं मानता हूँ कि जो बाइफर्केशंस देनी है या ओवरऑल, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में मतलब आप हेल्थ मैं- इंश्योरेंस के लिए पूछ रहे, मेडिक्लेम के नहीं, लिए? हेल्थ पे हम बाद में आएंगे। जनरल इंश्योरेंस में नहीं, जनरल apart कुछ खास ध्यान रखते हैं? अगर कॉर्पोरेट कंपनीज हो गई, न्यूज कौन- इंडस्ट्रीज को तो अलग ले लेते देखो, हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज में किस तरह की वो इंश्योरेंस कराना चाहते हैं वो वो डिपेंड डिपेंड करता है उसकी डिमांड क्या है। ओके। क्योंकि इन आप कुछ भी करा सकते हो। अगर मैं इंटरफेयर करूँ सर, ये डिपेंड इस पे भी करेगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या पूछती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बताइए। पहले तो ये है कि आप क्या इंश्योर कराना चाहते हो। ठीक है दीज आर कॉल्ड टेलर मेड पॉलिसीज। ओके जैसे हम दर्जी के पास जाकर कपड़ा हाँ, सिलवाते हैं, customize होगा। कस्टमाइज्ड, ठीक तो ठीक दीज आर कॉल्ड टेलर मेड पॉलिसी। भाई Okay. मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है मेरे इतने एम्प्लॉइज हैं, ये मार्केट जाते हैं, इनके पास कैश होती है, ये कैश कैरी करते हैं, इनकी कैश को रिकवर करना है मुझे। ठीक है कैश जो कैरी करके लाएंगे उसका पूरा रिकॉर्ड देना पड़ेगा मुझे। अनफॉर्चुनेटली क्लेम आ जाता है, इनका रिस्क कवर एक्सीडेंटल हो गया तो मेडिकल में कवर करना पड़ेगा मुझे, इनकी डेथ होगी तो मुझे कवर करना है, या मेरे यहाँ ऑफिस में आग लग गई, चोरी हो गई, तो वो मुझे सारी लिस्ट देनी पड़ेगी। उस हिसाब से कंपनी उस पर्टिकुलर पॉलिसी को टेलर मेड पॉलिसी में प्रीमियम कैलकुलेट करके आपको रेट देगी। लेकिन डिमांड आपकी कि आप क्या चाहते हो। टेलर मेड पॉलिसी आर अवेलेबल इन जीआई। ओके जनरल इंश्योरेंस में आप कुछ भी इंश्योर करा लो, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कंपनी आपको उसके अकॉर्डिंग रेट दे देगी। ठीक है हाँ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस करेगी कि भाई मैं ये चीज़ें 6 दे रही हूँ तो साथ में ये आपको लेनी पड़ेगी। आजकल करती हैं कंपनी, करती है ठीक है, विच इज फर्दर एडवाइज्ड। एडवाइज्ड भी है। और दूसरा ये कई बार कहते हैं कि इसके साथ ये ज़रूरी है। जैसे अगर आज आप कोई भी मोटर की पॉलिसी लेते हो तो उसमें रोड साइड असिस्टेंट जरूर दे देते हैं। ठीक है कंपनी ने अपने पॉलिसी में लगा रखा है 250 रुपये का प्रीमियम लेना ही लेना है, रोड साइड असिस्टेंट दे दो, राइट राइट वो चीज़ है। ओके। अब हम सर आते हैं हेल्थ एंड लाइफ पे। इसमें फर्क क्या है, हेल्थ पॉलिसी एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, देखो, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो सिर्फ आपकी लाइफ को कवर करती है। इन केस ऑफ डेथ कंपनी विल पे द क्लेम। और अगर आपके पास बेसिक पॉलिसीज है,
आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट पूरी हो गई तो कंपनी आपको आपका पैसा विद इंटरेस्ट दे कह लो या विद सम एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी आपका बनता है, जो उसने फिक्स किया है या जो उसका बोनसेस मिल गए हैं वो आपको लगा के दे देगी। ठीक है। जहाँ तक हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ आपकी हॉस्पिटलाइजेशन कवर करेगी, एक्सपेंसेस पेड टू द हॉस्पिटल या अकर्ड बाय यू इन द हॉस्पिटल फॉर योर ट्रीटमेंट ऑफ द इलनेस, अच्छा। that is covered in the health insurance. ओके। This is called basically in India mediclaim policy. मेडिक्लेम पॉलिसी। Yes. तो इसमें जो हम सुनते हैं, अब हम हेल्थ पे आते हैं, पहले हेल्थ की बात करें तो उसमें कैशलेस भी होता है या जैसे हम कहें कि हॉस्पिटल जा रहे हैं उसके बाद पेपर्स सारे लगा के बिल्स That is called reimbursement. रीइंबर्समेंट वो भी जी। होता है, वो कैसे ली जाती है, प्रोसीजर्स आप बताएं। देखो ऐसा है, reimbursement और कैशलेस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि आज कंपनियों का टाई अप किसी हॉस्पिटल के साथ है, ठीक है। कंपनियों ने हमारा रेट फिक्स कर देती है, आज इस बीमारी में ये चीज़ है, ये ट्रीटमेंट हो रहा है तो इसके हम इतने चार्जेस करेंगे या आपका ये चार्जेस का रेट है। लगभग सब हॉस्पिटलों ने अपना एक पैकेज टाइप बना दिया हुआ, अच्छा। कंपनियों ने उसके साथ बार्गेन करके जो भी सेटल करना है कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनीज ने। ठीक है। तो अगर मेरा कोई क्लाइंट जाता है वहाँ पे तो वो अपनी पॉलिसी की कॉपी उनको दे देता है, ठीक है। लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, आपसे जब भी वो कोई पेशेंट एडमिट होता है तो 25-50 हज़ार रुपये जमा कर लेते हैं हॉस्पिटल वाले। रीज़न बीइंग कि हाँ हाँ हाँ। मेडिक्लेम में क्या है कि फ्रॉम डे वन ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट कवर्ड, ओके। इट टेक्स टाइम। तो वो उन्हें ये नहीं पता कि आपकी पॉलिसी में आपकी ये जो प्रॉब्लम निकल रही है, सामने आ रही है, ये कवर करती है या नहीं करती है, इसलिए वो एडवांस पेमेंट जमा कर लेते हैं। फिर वो आपके पेपर्स लेके अपनी रिपोर्ट के साथ कंपनी को इंटीमेट कर देते हैं। कंपनी, कुछ कंपनियों के तो डॉक्टर भी पर्सनली विजिट कर लेते हैं वहाँ पे। अच्छा। ऐसे भी है। ओके। आज की डेट में डे बाय डे जैसे तेजी चल रही है, लोग कंपनीज ने अपने डॉक्टर भी अपॉइंट किए हैं, वो भी विजिट कर लेते हैं हॉस्पिटल कि वेदर यही बंदा एडमिट है, इसको यही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, इसी प्रॉब्लम के लिए एडमिट है, कहीं ये प्रॉब्लम शो करके दूसरी चीज़ का ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहा। कंपनीज कैन और दे हैव राइट टू डू इट। ठीक है। तो वो कर लेते हैं। तो वहाँ अगर मेरा उस हॉस्पिटल के साथ कंपनी का टाई अप है तो आपकी कैशलेस हो जाएगी। अगर मेरा उस कंपनी के साथ टाई अप नहीं है, उस हॉस्पिटल के साथ मेरा कंपनी का टाई अप नहीं है, तो उसमें क्लॉजेज है। अच्छा। क्लॉजेज ये है कि वो नर्सिंग होम या हॉस्पिटल जो भी है वो उस स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, उसमें 15 बेड से ऊपर होने चाहिए, ओके। उसमें इमरजेंसी और ओटी फैसिलिटी, ऑपरेशन थिएटर, ये होनी चाहिए, तभी आपका क्लेम पेएबल है। ओके। अदरवाइज कंपनी कैन डिनाई द क्लेम। ओके। ये बेसिक क्लॉज है, ये सारी कंपनियों का लॉ है। ठीक है। इसके बिना आप क्लेम नहीं ले सकते। अगर आप कहते हो कि मैं पड़ोस के डॉक्टर के पास चला गया, दवाई ले आया, कुछ नई पॉलिसियों में कवर होने लग गया, अप टू लिमिट, ओके। लेकिन वो अभी जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तो इट विल टेक टाइम टू सेटल डाउन। तो इसमें यू फील कस्टमर की अवेयरनेस ठीक है इन हेल्थ इंश्योरेंस के देखो, मामले में? कस्टमर की अवेयरनेस ठीक है या नहीं है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि लेनी सबको चाहिए। रीजन बीइंग कि आज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है, आई कैन पे। ठीक है। जिस तरह की हालात चल रहे हैं, अभी पीछे हमने 5 साल पहले देखा कोविड में, हाँ, यस, अच्छे लोग हिल गए, बिल्कुल, और उससे आज 5 साल हो गए हैं, अभी तक निकल नहीं पाए। अभी तक हम उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल में कोविड से पहले थे जी। हर कोई आदमी को पूछ लो तो वो कहेगा मेरा बिजनेस घटा है, हाँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन नीचे आई है। प्रैक्टिकल चीज़ है ये। तो आज मेरे पास पैसा है, मैं इलाज करा लूँगा। अनफॉर्चुनेटली कल कुछ ऐसी दिक्कत आ गई या मेरा कहीं पेमेंट ही ब्लॉक है और मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ गया। कई लोग तो टेंशन में ही स्ट्रोक आ जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो अगर आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है और वो कंटिन्यूअसली चल रही है तो आपको इजीली क्लेम मिल जाएगा। कोई भी कंपनी जेन्युइन क्लेम को कभी मना नहीं करती, इमीडिएटली दे अप्रूव इट। ओके। थोड़ा प्रोसेस के टाइम जरूर लगता है क्योंकि
जो भी हॉस्पिटल वाले अपनी डिटेल्स भेजते हैं, जी कंपनी के बैठे डॉक्टर्स भी उसे वेरीफाई करते हैं वेदर दिस थिंग इज वैलिड और नॉट वैलिड। हम्म, कई बार कुछ क्वेरी भी लगा देते हैं कि भाई ओके इसकी चीज़ की वेरिफिकेशन दो हमें, ठीक है देन वी विल गिव द अप्रूवल। राइट तो फिर वो हॉस्पिटल से थोड़ा सा मेल में होता है, जवाब मिल जाता है, ठीक दे है। अप्रूव इट। इसमें फिर जो जैसे आप बता रहे थे कि मेडिकल इंश्योरेंस जो होती है बट देन दे चेक कि भाई XYZ बीमारी कवर्ड है नहीं है, मान लीजिए कोई ले लेता है और उसको चलिए कोई भी दिक्कत आई वो हॉस्पिटल भागा, बट स्पेसिफिक बीमारी की इंश्योरेंस होती है या नहीं, एक नहीं, ओवरऑल होता है, ये इंश्योरेंस थोड़ी बताइए। ओवरऑल होती है, ओके लेकिन कुछ ही बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड दिया हुआ है। अच्छा, वो जैसे मेंशन्ड होता है वो मेंशन होता है, मैं बता देता हूँ बेसिक जो है, जी मैं बता देता हूँ। जी आप अगर आज कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो ठीक है तो फर्स्ट 30 डेज कुछ भी कवर नहीं है, ओके बट आपकी पॉलिसी सिस्टम पे इशू हो गई, हम्म योर एक्सीडेंट इज कवर्ड। इफ अच्छा ए पर्सन इज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है कंपनी विल पे द क्लेम। ठीक है ठीक है जी। आफ्टर 30 डेज नॉर्मल डेंगू, मलेरिया, बुखार, like these are all covered. First heart attack is covered on 31st day. वो आ 31वें जाएगा दिन कवर हो जाएगा वो फर्स्ट हार्ट अच्छा। अटैक, बट इट शुड बी फर्स्ट। ओके ठीक है जी। 2 साल के बाद पथरी, हर्निया, कैटरेक्ट, गायनिक प्रॉब्लम, ओके दे आर कवर्ड। ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड आफ्टर 4 years, 4 complete year of the policy, in the 5th year of the policy सब कुछ चार कुछ भी सब हो कुछ जाए। कवर हो जाएगा। ठीक है बट देखो इंश्योरेंस 2 वर्ड पे बड़ा घूमेगी, इफ एंड बट। इफ एंड But- हाँ इट शुड नॉट बी प्री एग्जिस्टिंग। पॉलिसी लेने से पहले से ना हो आपने हाइड करी हो। हाइड करिए पहले टाइम में कंपनी पॉलिसी कैंसिल कर देती थी, राइट लेकिन आज की डेट में ये नहीं है। नया लॉ आ चुका है 2 साल पहले, वो भी आपकी बीमारी कवर हो जाएगी, जी बट इन द 9th year ऑफ द पॉलिसी फॉर द सम एश्योर्ड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो आज आपने पॉलिसी 5 लाख की ली, जी 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 बाद में आपने पॉलिसी का सम एश्योर्ड बढ़ा दिया, हम्म, 10 लाख 15 लाख कर लिया, ठीक है लेकिन जो बीमारी आपकी निकली वो पॉलिसी लेने से पहले की निकली, पहले की निकली। तो 9वें साल में वो 5 लाख की कंपनी आपको देगी। इसमें कुछ फिर हेर फेर होता है आपको नहीं, लगता इसमें है? कैसे हो सकता है, इसमें मुझे ये बताओ ना। ठीक है अब मेरे देखो, अगर मेरे बॉडी में वो स्टंट डला है जी बिल्कुल और मैं इसको हाइड करके चल रहा हूँ, हम्म, कल को मुझे कोई दिक्कत हो गई तो वो तो फिल्म में सामने आ जाएगा। आ जाएगा ठीक है तो कंपनी हैज राइट टू कैंसिल द पॉलिसी बिल्कुल विदाउट रिफंडिंग योर प्रीमियम। राइट कंपनी विल नॉट रिफंड, दैट इज कॉल्ड मैलाफाइड इंटेंशन। आपने जानबूझ के छिपाया, छुपाया तो वो तो कैंसिल आउट कंपनी पॉलिसी कैंसिल कर सकती है। ही हैज राइट टू कैंसिल द पॉलिसी। ओके ओके वो कैंसिल करेगी कि आप मैलाफाइड इंटेंशन से पॉलिसी गलत तरीके से क्लेम लेने की कोशिश कर रहे ठीक है हो, मैं कैंसिल कर देती एंड हूँ। सिमिलरली हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें लाइफ इंश्योरेंस में देखो, आज की डेट में तो मैं ये कहूँगा कि लोगों में बहुत अवेयरनेस आ गई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। हम्म, आज से 30 एक साल पीछे चले जाए ना, हम्म, तो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट को लोग घर नहीं घुसने देते थे। प्रैक्टिकल चीज, समझ वो कहते जी हाँ, मरने की बात करेगा, इसको बाहर निकाल। इसको हाँ हाँ राइट बिल्कुल ठीक है लैक ऑफ एजुकेशन। लाख ऑफ आज लोगों को पता है कि लाइफ इंश्योरेंस मस्ट है, हम्म, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ लोगों में मेंटेलिटी वही पुरानी चल रही है। हम्म, वो कहते मैं अगर पैसा दे रहा हूँ तो मुझे 20 साल बाद 25 साल बाद क्या मिलेगा, हम्म, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइफ इंश्योरेंस। जी आप पैसा दे रहे हो, कंपनी आपको इंटरेस्ट के साथ, ठीक है 20-25 साल बाद जितने का भी आपने लिया है बेसिक पॉलिसीज में वो आपसी देती है, हम्म, लेकिन क्या फ़ायदा। हम्म, अगर आज मैं सपोज एक आज 25-26 साल का लड़का जॉब ज्वाइन करता है, नहीं वो 1 लाख की भी पॉलिसी लेता है, हम्म, तो ही हैज़ टू पे अप्रॉक्सीमेटली 54-55 रुपये एनुअल प्रीमियम। हम्म, ठीक है जी। ठीक। तो 20 साल में उसने करीबन 1,10,000 रुपया दे दिया। ठीक 2 लाख रुपए की अगर उसे 20 साल बाद वापसी मिल भी जाती है तो ही अर्न 90,000। राइट ठीक है जी, क्या फ़ायदा। अब अगर वो इस 5,000 रुपये के लिए अपना सम एश्योर्ड 10 लाख कर दे या 15 लाख या 20 लाख कर दे हम्म, और टर्म प्लान ले ले, हम्म, टर्म प्लान ले ले, भाई मैं प्रीमियम 20 साल प्रीमियम दूंगा, आज मेरी 25 साल की उम्र है,
मैं 85 साल तक अपना रिस्क कवर करता हूँ, प्रीमियम मैं 20 साल ही मैं दूंगा। वो इकट्ठा ही कुछ कर दूं या उस मैं 20 हिसाब साल से? में प्रीमियम दूंगा, 20 साल से ज्यादा या 10 साल से ज्यादा प्रीमियम नहीं दूंगा, नहीं देंगे। क्योंकि मेरी 10 साल बाद मेरी सोच बदल जानी, मेरी जरूरत बदल जानी है, मेरी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उनकी लाइबिलिटी आ जाएगी। ठीक मैं 10 साल ही प्रीमियम दूंगा भाई। ठीक है। आज मैं 24-25 का हूँ, 30-32 के बाद बच्चे तक 35 का होगा, स्कूल जाने शुरू होंगे, तो मेरा ये प्रीमियम जाना बंद हो जाएगा। ठीक। तो वो टर्म प्लान ले ले। टर्म प्लान का बेसिकली क्या है कि आपका प्रीमियम जाता है बहुत छोटा और सम एश्योर्ड होता है बहुत बड़ा। अनफॉर्चुनेटली अगर डेथ हो जाती है तो एक हैंडसम अमाउंट नॉमिनी को मिल जाता है टू सर्वाइव, टू कवर द फाइनेंशियल लॉस। 5-10 हज़ार की पॉलिसी, 1-2 लाख की लेके आज की डेट में कुछ नहीं बनना, लेकिन इसके लिए आपकी ITR होनी चाहिए, आपके सारे मेडिकल टेस्ट होंगे, कंपनी पूरा आपको स्कैन करेगी तभी वो देगी, क्योंकि कंपनी थोड़ा पैसा लेके ह्यूज रिस्क कवर कर रही है। तो वो कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। राइट। तो आज भी हमारे यहाँ लोगों की मेंटालिटी इस चीज पे नहीं आई पूरी। ओके। एजुकेटेड बच्चे समझने लग गए हैं, जी। बट अभी भी मैं नहीं समझता कि मोर देन 2 or 3% पीपल्स आर अवेयर ऑफ टर्म प्लान्स। राइट। बट बेस्ट इंश्योरेंस और यू कैन से एक्चुअल इंश्योरेंस इज टर्म प्लान इन लाइफ इंश्योरेंस। राइट। जो सेम चीज अगर हम दोबारा डिस्कस करें, सेम हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी कराती होंगी एम्प्लॉइज का, उस बारे में बताएं। देखो, कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवा सकती अपने एम्प्लॉइज की, ओके, ना ही करवाती है, ठीक है। क्योंकि आज एम्प्लॉय मेरे साथ है, राइट, क्या गारंटी है वो 25 साल मेरे साथ काम करेगा, और बीच में छोड़ देगा, बीच में छोड़ ठीक देगा, है। उसको स्विच मिलेगी वो जंप कर देगा। जी। हाँ, कंपनी अपने आप को सिक्योर करने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस उनकी करवा देती है, ठीक है। दैट इज कवर्ड इन ग्रुप इंश्योरेंस। अच्छा, मेरे पास 50 बंदों का या 100 बंदों का स्टाफ है, मैंने उन 100 के 100 बंदों की इंश्योरेंस करा दी विद देयर फैमिलीज। ठीक है। तो मैं एक एक्सेल शीट बना के अपनी इंश्योरेंस कंपनी को दूंगा, इंश्योरेंस कंपनी से ग्रुप इंश्योरेंस में डाल के अपना पूरा चार्ट बना को हर चीज़ का प्रीमियम मुझे दे दे कि इतना प्रीमियम मैं लूँगा। उसमें एक बेनिफिट हो जाता है बहुत बड़ा, जो हम हेल्थ इंश्योरेंस में एक्चुअली पुरानी पॉलिसीज में तो हम प्रेगनेंसी कवर नहीं करते थे, अच्छा, बट अब नई पॉलिसी में करने लग गए हैं, लेकिन एक वेटिंग पीरियड के बाद। इसमें कवर्ड है, ठीक। इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर्ड है। ओह, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड फ्रॉम डे 1। ओके। उसका रीज़न है, रीज़न यही है कि मैंने 100 बंदों को इंश्योर किया तो उसके साथ 3-4 फैमिली मेम्बर भी हैं, ठीक। तो मेरे पास एकदम से 400 बंदों की इंश्योरेंस पॉलिसी आ गई, ठीक है। जिसका मैंने 400 बंदों का प्रीमियम लिया है। तो क्लेम परसेंटेज क्या आएगी, राइट, इसलिए मैं उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा हूँ। दे रहे हैं, हाँ, ठीक। प्रेगनेंसी भी कवर कर रहा हूँ, डे 1 से ईच एंड एवरीथिंग कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे 400 में से 4 क्लेम आ जाएंगे, साल में 6 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, आई एम इन प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस है, ठीक। तो हर चीज़ को सोचते हुए एक बल्क प्रीमियम मुझे दे रही है कंपनी, तो अगर उसका क्लेम आ भी जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जहाँ के एक इंडिविजुअल को मैं दूंगा तो हर बंदा इंडिविजुअल जिसको प्रॉपर पता है कि मैंने परसों ऑपरेशन कराना है, हाँ। मैं आज मेडिक्लेम पॉलिसी ले लेता हूँ, ठीक ठीक। तो इसलिए नहीं देते। आपने जैसे प्रेगनेंसी की बात करी, इज इट अबाउट जैसे कि एक मेल काम कर रहा है, इट्स अ मेल एम्प्लॉय, उसकी वाइफ या ओनली द लेडीज हु आर वर्किंग, ऐसे होता अगर मेल ने अपनी वाइफ को अपनी पॉलिसी में ऐड कर रखा है, जी, फैमिली मेंबर में, दैट फीमेल वुड बी वर्किंग समवेयर एल्स, मे बी, उसका कोई डजंट मैटर, इफ शी इज इंश्योर्ड इन दिस पॉलिसी, she is working somewhere else, the person who is employee of the company, हाँ, वो उसने अपनी फैमिली मेंबर को भी इंश्योर कर रखा है, ठीक है, तो उसका कोई भी दिक्कत है तो वो उसे कवर करेगी, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी, उसकी प्रेगनेंसी भी कवर करेगी, वो उसको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। ओके। एंड वो अगर यहाँ से छोड़ के चला जाता है तो ये पॉलिसी चलती रहेगी? नहीं, अच्छा, तो रुक जाए। ग्रुप इंश्योरेंस में क्या होता है, एडिशन एंड डिलीशन का एक ऑप्शन होता है। अच्छा, एम्प्लॉयर कंपनी को एक मेल देता है कि ये मेरा एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, प्लीज डिलीट इट्स नेम, और ये उसकी जगह ये बंदा आ गया, इसको डाल, प्लीज ऐड इट्स नेम। अच्छा, अगर तो कंपनी के पास वो प्रो डाटा बेसिस पे एडिशन डिलीशन होता है, तो कंपनी आपसे कुछ पैसे मांग लेगी कि आप इतने पैसे और जमा कर दो जी, हम उसको डिलीट कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं। तो फ्रॉम द डे मेल कंपनी के पास चली गई,
वो बंदा डिलीट हो जाएगा, नया बंदा ऐड हो जाएगा। अगर ऐड नहीं करना आपने तो आप कभी भी एडिशन डिलीशन करा सकते हो। ये कुछ- कंपलसरी है? देखो, अगर आप ये प्रूफ ही नहीं कर पाए कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉई हो, हाँ। व्हाई शुड आई पे द क्लेम? आप ठीक रिजाइन कर चुके हो या कंपनी आपको टर्मिनेट कर चुकी है, आपके पास हेल्थ कार्ड है उसका पड़ा हुआ, हेल्थ कार्ड है, आप आईडी देना पड़ेगा। आप आगे, लेकिन मैं उस कंपनी से कंफर्म करूंगा वेदर ही इज वर्किंग राइट नाउ विद यू और नॉट, राइट, ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो उसका सारा डिटेल डाटा कंपनी के है, ठीक, क्लेम कंपनी की पॉलिसी पे आ रहा है। ठीक। तो मैं कंपनी से कंफर्म करूंगा वेदर दिस पर्सन इज वर्किंग विद यू राइट नाउ और नॉट। अगर कंपनी ने कह दिया नो, आई विल नॉट पे द क्लेम। ठीक, अगर कंपनी का यस ही इज माई एम्प्लॉई, ही इज वर्किंग विद मी, कंपनी विल पे द क्लेम। पे द क्लेम। ठीक है, ठीक है। आपने बहुत सालों से आप इस इंडस्ट्री में रहे हैं, आपने क्या चेंजेस देखे इन द इंश्योरेंस सेक्टर? देखो, चेंजेस में इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ बहुत फास्ट हुई ठीक है, प्राइवेट सेक्टर आने के बाद। ओके, प्राइवेट सेक्टर आने से पहले इतनी फास्ट ग्रोथ नहीं थी इंडस्ट्री की। प्राइवेट सेक्टर आने के बाद ग्रोथ बहुत फास्ट हुई है, बट उसके लॉसेस भी हैं। मिस सेलिंग बहुत ज़्यादा हुई। अच्छा, मिस सेलिंग पहले भी थी, लेकिन यहाँ भी हुई। नए नए प्रोडक्ट आए, नए नए आइडियाज़ आए, तो नए नए प्रोडक्ट, नए नए आइडियाज़ के साथ यंग जनरेशन को समझ आने लगा कि नहीं, इन जरूरी है। तो जहाँ यंग जनरेशन हमारी जिस चीज़ की तरफ बढ़ेगी, वहाँ ग्रोथ आएगी आएगी। तो बहुत अच्छी ग्रोथ पिछले 20 साल में इस इंडस्ट्री ने ली है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। इसमें इन फ्यूचर वेयर डू यू सी विद इंश्योरेंस इंडस्ट्री इट इज गोइंग? देखो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का तो फ्यूचर ही है। कारण क्या है? पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, मेरी नीड्स बढ़ती जाएंगी, मेरी नीड्स चेंज होती जाएंगी टाइम टू टाइम। जी, मेरी आगे जो जनरेशन आएगी वो भी तो इंश्योरेंस लेगी। बिल्कुल। आज मैं हूँ, मेरे बच्चों की भी इंश्योरेंस चल रही है, बेटी मेरी जॉब कर रही है तो उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी ले रखी है, उसकी मेडिक्लेम पॉलिसी भी चल रही है। ठीक है। तो टाइम टू टाइम कुछ एक हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड था कि लोग सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ना टैक्स रिबेट के लिए लेते थे। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला था, हाउ डज इट हेल्प इन टैक्स, और ये टैक्स क्या रिबेट कारण भी है? लेते थे। हाँ। टैक्स रिबेट के लिए क्या यही सिर्फ एक मेंटालिटी थी, आपको क्या लगता कुछ टाइम पहले तक थी, थी? कुछ टाइम पहले थी, ओके, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब अच्छा। लोगों का टैक्स रिबेट से कोई मतलब नहीं रह गया। आज हमारे पिछले 3-4 साल में टैक्सेशन में इतनी चेंजेस आ गई राइट, कि आप विदाउट रिबेट वाली उसमें आ जाओ, आपको एग्जम्पशन वैसे ही इतनी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है। अब शायद इस फाइनेंशियल ईयर की 12 लाख रुपए एग्जम्पशन कर दिया, तो मेरे ख्याल से कोई भी टैक्स रिबेट वाली पॉलिसी पे जाएगा ही नहीं, उसका कोई फंड ही नहीं, क्योंकि मेरे 12 लाख की तो वैसे एग्जम्पशन देती गवर्नमेंट ने एनुअल। 1 लाख पर मंथ हो गई ना हाँ, बिल्कुल, इनकम, बिल्कुल, बिल्कुल। 1 लाख पर मंथ हो गई इनकम, तो मुझे वैसे टैक्सेशन की जरूरत नहीं है, रिबेट की जरूरत नहीं है, ठीक, तो मैं डायरेक्ट उसी में चला जाऊंगा। ठीक। तो टैक्स रिबेट पहले एक टाइम में बेनिफिट था, 1.5 लाख रुपए तक का मिलता था एटीसी में, 50,000 रुपया एटीडी में मिल जाता था, अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी का, पेरेंट्स की मेडिक्लेम पॉलिसी का। तो अब कोई आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा टैक्स रिबेट के लिए इंश्योरेंस में जाएगा। ओके। एक्चुअली टैक्स रिबेट के लिए जाना ही गलत है। इंश्योरेंस ले रहा हूँ मैं अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, अपने फैमिली के फाइनेंशियल क्राइसिस को कवर करने के लिए, ठीक है, ताकि वो फाइनेंशियली सिक्योर रहे। हाँ, तो टैक्स रिबेट तो क्या फर्क पड़ेगा? राइट। तो लोगों की वो मेंटालिटी थी। ठीक, ठीक। हाँ, इज इट, एक सवाल है, अफोर्डेबल है ये सबके लिए? बिल्कुल हम अफोर्डेबल तो है। देखो, टाइम के अकॉर्डिंग आज की डेट में लोग ये कहें अफोर्डेबल नहीं है। आज हर बंदा हाथ में 50,000 का मोबाइल लेके घूम रहा है मिनिमम। 20,000 से शुरू करके लोगों के हाथ में 5-5 लाख के मोबाइल भी है। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने के लिए कहें अफोर्डेबल नहीं है, तो इट इज नॉट जस्टिफाइड। नॉट जस्टिफाइड। ट्रू। आज आप गाड़ी, सारी गाड़ियां वेटिंग पे है, कोई भी कार लेने चले जाओ वेटिंग पे है। कार खरीदने के लिए पैसा है, अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं है। यार पहले अपनी सिक्योरिटी देखो। मैं तो ये कहूँगा अपनी सिक्योरिटी पहले, अपनी और अपनी फैमिली को सिक्योर करने के बाद आप अपनी लग्जरी की तरफ जाओ। लग्जरी की तरफ, दीज आर मस्ट।
आपकी टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, हम्म, आपके अगर लाइबिलिटीज हैं तो वो भी इंश्योर्ड होनी चाहिए कि कल को मुझे कुछ हो जाए। हम्म, अब कोई बंदा होम लोन लेता है तो हम्म, आज बैंक उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं हम्म, कि कल को इसको कुछ हो गया हम्म, तो इसकी फैमिली तो पे कर नहीं पाएगी पे नहीं कर और पाएंगे। कानूनी पचड़े पड़ जाएंगे, मैं प्रॉपर्टी पे बिल्कुल कब्जा नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल तो वो इंश्योरेंस करवा देते हैं उसकी कि सही। अनफॉर्चुनेटली इसको कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे अवर अमाउंट। दैट्स मस्ट एंड इट राइट, शुड बी डन। शुड बी डन। इसमें अगर आए जैसे इंडिया और अब्रॉड, वहाँ भी इंश्योरेंस तो होती है, बिल्कुल होती है। डिफरेंस आप बताएं। डिफरेंस देखो, इंडिया में इंश्योरेंस और वहाँ की इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जहाँ तक मैंने ओ रीड किया है। ओके, एक्चुअली वहाँ आदमी चल के जाता है इंश्योरेंस लेने। मतलब ये तो रिवर्स हो गया। बिल्कुल, ओके, वहाँ आदमी चल के जाता है इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस लेने के लिए, ठीक है। जबकि यहाँ एजेंट जाता है और समझाता है भाई ये ले ले तेरे लिए जरूरी है। हाँ, सामने वाला कहता है अच्छा सोचूंगा देखूंगा करूंगा, करते हैं बताते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है। स्पेशली मोटर इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत। वहाँ लोग खुद जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी, हम्म, जाके इंश्योरेंस लेते हैं, वहाँ पे जाके परचेज करते हैं। ओके, और एक्चुअली इंश्योरेंस का लॉ ये कहता है, जब हमें पढ़ाया जाता था, कि इंश्योरेंस इज ऑलवेज बॉट नेवर सोल्ड, ओह अच्छा, बट इन इंडिया इट इज ऑलवेज सोल्ड। सोल्ड, ओह सॉरी टू से, बट इन इंडिया इट इज ऑलवेज सोल्ड। ओके, क्योंकि लोग इसे समझते हैं कि यार ये जरूरी चीज़ नहीं है, बाद में देखेंगे इसके बारे में। लेकिन जब मुसीबत आ जाती है, जब वो लगता है कि यार इतना पैसा कहाँ से, अच्छा चल इंश्योरेंस करवा ले, इंश्योरेंस तो वो क्लॉज आ गए, तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। अब आज लाइफ इंश्योरेंस अगर कोई बंदा लेता है तो 2 साल बाद तो उसकी सुसाइड भी कवर्ड है। आज मैंने पॉलिसी ली है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मेरे फायदे काम धंधे ठीक चल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ऐसी मिस हैपनिंग हो गई, बंदे ने 2 साल 3 साल बाद सुसाइड कर ली, इट इज कवर्ड इन लाइफ इंश्योरेंस। ओके, तो फिर मैं आज पॉलिसी ले रहा हूँ तो आज तो मैं फाइनेंशियली साउंड हूँ, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, मैंने अपने अपने जितने का सम एश्योर्ड लिया है उतने के जो ज़रूरी पेपर्स हैं, एसेट्स हैं मेरे, मैंने शो किए हैं आपको कि यस दीज आर माई एसेट्स, दिस इज माई अर्निंग, मुझे इतने कितना सम एश्योर्ड मिल सकता है मैक्सिमम। मैंने इतने की पॉलिसी ले ली, 4 साल 6 साल बाद मेरे हालात बदल गए, बिजनेस में लॉस हो गया, देनदारों का पैसा मेरे सिर पे आ गया, ऐसा बहुत हुआ है। जी, सुसाइड केस में भी लाइफ इंश्योरेंस पेएबल है, बट आफ्टर वेटिंग पीरियड। लेकिन जितना बड़ा सम एश्योर्ड लोगे उतनी ज़्यादा आपकी आईटीआर होनी चाहिए, आपकी अर्निंग उतनी है तभी मैं आपको सम एश्योर्ड ज़्यादा दे पाऊंगा, नहीं तो एक लिमिट से सम एश्योर्ड ही दे पाऊंगा, लाख 2 लाख, जो आपकी एनुअल इनकम पे डिपेंड करता है। एक्चुअली आज की डेट में एक बंदे के पास अपनी एनुअल इनकम से मिनिमम 10 टाइम्स सम एश्योर्ड होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक, मेरी अगर आज इनकम 5 लाख रुपया है तो मेरे पास 50 लाख का सम एश्योर्ड मिनिमम होना चाहिए, ताकि मैं अपनी फैमिली को अगले 10 साल के लिए इतना पैसा तो दे सकूं कि वो 10 साल सर्वाइव कर जाए। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं मिनिमम 10 टाइम्स तो होना ही चाहिए आपके पास सम एश्योर्ड। राइट राइट। हमारे यहाँ जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, सो दे वुड बी द, अगर मैं एक शब्द ले लूँ, द टॉप कंपनी बॉस, जो अप्रूव करता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी, यू आर अलाउड एज अ इंश्योरेंस कंपनी, वो कैसे कौन है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। अच्छा। कई बार आपने पेपर में पढ़ा होगा। जी 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 जी। IRDA एक रेगुलेटिंग बॉडी है गवर्नमेंट की, ठीक है, जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज को होल्ड करती है, ठीक है। ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन। अगर आपको कोई नया प्लान लॉन्च करना है, किसी कंपनी को अपना कोई नया प्रोडक्ट लाना है बाजार में, तो उसकी डिज़ाइनिंग, उसके फीचर्स, उसके प्लस माइनस पॉइंट सारे इंश्योरेंस रेगुलेटरी में सबमिट करती है अप्रूवल के लिए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी की टीम है, पूरी क्वालिफाइड टीम है, वो उसे वेरीफाई करती है कि इसका इम्पैक्ट बाजार में क्या आएगा, वेदर इट इज़ यूजफुल और नॉट यूजफुल। वहाँ बहुत इंश्योरेंस के पुराने खिलाड़ी बैठे हैं जो हर चीज़ का, उसका हर पहलू को बड़ी बारीकी से देखते हैं। ठीक, अगर उन्हें कुछ लगता है कि नहीं इसमें ये कमी है, दे रिवर्ट इट टू द कंपनी कि भाई ये आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, वी कांट अप्रूव इट। अगर उन्हें लगता है ये ठीक है,
दे अप्रूव इट। ओके उसकी रेटिंग भी बकायदा वहाँ से अप्रूव होती है। कोई ओके कंपनी आज की डेट में अपनी मर्जी से रेट नहीं ले सकती। ठीक है अगर आज सपोज अब कोविड के बाद अगर मेडिक्लेम पॉलिसी में, हेल्थ इंश्योरेंस में कंपनियों ने प्रीमियम बढ़ाया है ड्यू टू द हाई क्लेम रेशो, राइट राइट तो दैट इज अप्रूव्ड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी। ओके अदरवाइज आप 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है जो भी आप एक सिंगल पैसा भी लेते हो किसी भी कस्टमर से, वो IRDA की अप्रूवल के अकॉर्डिंग के बिना ले ही नहीं सकती इंश्योरेंस कंपनी। ओके एज ऑफ टुडे यूथ जो आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, आपको क्या लगता है, आर दे ऑन द राइट ट्रैक, या उनका साइकोलॉजिकली आप क्या कहना चाहेंगे? डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर रनिंग इन द इंडस्ट्री। ओके अब मैं अपने हाथ पे 6 लिखूंगा, आपको तो 9 पढ़ा जाएगा। 9 पढ़ा जाए प्रैक्टिकल चीज है। यस यस आपकी सोच क्या है, मेरी सोच क्या है, या इधर बैठे बंदे की सोच क्या है। जी अगर तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए मोटिव से आ रहे हैं जी 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 तो मत आए। अच्छा क्लियरली बोल रहा हूँ, मत आए। ठीक है अगर वो अपना कैरियर बनाने के लिए आ रहे हैं जी तो जरूर आए। कैरियर बनाने के लिए आना और पैसा कमाने के लिए आना, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। पैसा कमाना तो फिर आपको झूठ बोलना पड़ेगा, मिस सेलिंग करनी पड़ेगी। कैरियर बनाना है, जो मिस सेलिंग करोगे तो आप 5-7 साल इंडस्ट्री में रहोगे, उसके बाद गायब हो जाओगे। अगर कैरियर बनाना है आपको इंडस्ट्री में, सीधा सीधा बोल के करियर पॉलिसी बेचो। आप लॉन्ग टर्म तक पॉलिसी में चलोगे तो आपको आपके क्लाइंट ही आगे क्लाइंट देते जाएंगे। रेफरेंस बिजनेस, बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए दोनों चीज़ों को सोच के चलो। इंडस्ट्री में आना है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस इंडस्ट्री का, राइट लेकिन आने से पहले गेट फुली एजुकेटेड। राइट बिल्कुल ये नहीं है कि घुस गया, मैं 2-4 साल काम किया, खत्म। आप उससे बेहतर है कि इंडस्ट्री में मत आओ। Right. आना है तो फुल फ्लाइट आओ लॉन्ग टर्म काम करने के लिए। 2-4 साल के लिए आके आप अपना तो खराब करोगे, इंडस्ट्री का को खराब कर रहे हो। खराब कर रहे हो। ठीक, एक क्वेश्चन है सर, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ऑलरेडी आ चुका है। एज पर योर नॉलेज, चाहे हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है कुछ इफेक्ट या आगे जाके कुछ हो सकता है? अभी तक तो कुछ नहीं है इफेक्ट इन द इंश्योरेंस सेक्टर। लेकिन ये है कि आजकल की यंग जनरेशन कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है AI पे। ठीक है, वो फटाफट कुछ भी पूछना है AI से पूछती है। जी जी। लेकिन AI कभी ये नहीं कहता ये कर लो, AI ये कहता है कि ये हो सकता है। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हो सकता है और कर लिया मैंने, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो प्रैक्टिकली जहां तक आपकी समझ आए तो AI से लो, इट इज ए गुड टूल, समझो उसे वो कहना क्या चाहता है, ऊपर ऊपर से मत पढ़ो। लेकिन AI आने से मुझे नहीं लगता इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कोई फर्क पड़ेगा जी। लेकिन ये है कि AI आने से अवेयरनेस जरूर बढ़ेगी लोगों में कि इंश्योरेंस होनी चाहिए। बाकी एजेंसी को या एजेंट्स को AI से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उन्हें बेनिफिट मिल सकता है कि अगर AI को ढंग से यूज करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। स्पेशली इंश्योरेंस का तो मुझे भी बहुत नॉलेज मिला है एंड इट इज आई फील हाईली इम्पोर्टेंट खुद के लिए इंश्योरेंस कराना। इट्स माय प्लेयर। थैंक यू सो मच। एकोज जब भी हमारे पास आती हैं कुछ ना कुछ ज्ञान तो हमारे लिए लेकर ही आती हैं। आज रमन मदान जी हमारे साथ जुड़े, इंश्योरेंस के बारे में देखिए हमें इतनी सारी नॉलेज दी है, तो मेरी एडवाइस यही है, इंश्योरेंस जरूर कराइए आप अपने लिए। हम जल्दी आपसे मिलेंगे, ये सिलसिले जारी रहेंगे एकोज एंड एजेस में। सी यू सून। थैंक यू।